सकता है। तो मित्रों नमस्कार, मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली ले आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के जो मुख्य स्पीकर्स हैं हमारे बीच में, वो रोहित जैन, पिछली बार आपके एक और कलीग हमारे साथ थे अंकित सिंघवी जी, हो सकता है बीच में ज्वाइन हो, और जो हमारे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, निपुण अरोड़ा जी। तो मैं ऑडियंस में जो हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं, मैं आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो काउंसिल का जो इनिशिएटिव है आप तक इस जानकारी को पहुंचाने की, कि आने वाले समय में जो 1 जनवरी 2021 से 100 से 500 करोड़ के बीच में जो टर्नओवर वाली कंपनियां हैं, उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो चुकी है, और सर्टेन टाइम के बाद में और छोटे लोगों के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगी। तो उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपके पास में हो, जिससे कंप्लायंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं और उस कंप्लायंस को करने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इस तरह की जो नीड्स है, उसका सपोर्ट आपको मिल सके। सपोर्ट के साथ में ये सारे प्लेटफॉर्म आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स में अवेलेबल हो, जिससे आप कम फाइनेंस में, कम एक्सपेंस के अंतर्गत बेटर सर्विसेज, बेटर क्वालिटी सर्विसेज आप अवेल कर सकें। तो इसी को ध्यान में रख करके हमने एक जो आपकी यहाँ हमारे हिंदुस्तान की लीडिंग फर्म्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स क्लियर टैक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं, वो निश्चित तौर पे इस तरह के जो सॉल्यूशंस उनके पास में आज की तारीख में अवेलेबल हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं ऑडियंस में लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि इनकी जो सर्विसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर और जो बाकी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसिल मेंबर्स के लिए एक स्पेशल रेट्स और स्पेशल एक कॉस्टिंग इन्होंने डिफाइन की हुई है। तो हम आप सबसे चाहेंगे कि इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें, और जो बेनिफिट्स मेंबर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको देने जाने का प्रयास जीजेपीसी कर रही है, आप उसका लाभ लें। तो मैं अधिक समय न लेते हुए और श्री रोहित जी से आग्रह करूंगा कि आप जो है अब आगे का अपना प्रेजेंटेशन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारी कलीग जो है मृणाली इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़ी रहेंगी। हो सकता है कि अंत में हम इस चीजों को न जुड़ सकें। तो जो ऑडियंस में लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आप Q&A में या चैट में लिख कर भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपके क्वेश्चंस जो है एक्सपर्ट्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे पूछे जाएंगे, और उनका भी प्रयास होगा, हमारा भी प्रयास होगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। मैं आपसे एक और भी निवेदन करूंगा कि आप जब यहाँ पे चैट में अपने कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडीज भी डाल दें, जिससे कि आप तक जो भी जानकारी हमें भेजनी हो हम आपको भेज सकें, और जो सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं उसको आप डायरेक्टली अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच। रोहित जी, आप कृपया आप टेक ओवर करें। थैंक यू सो मच मिथिलेश जी। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेमिनार ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि क्लियर टैक्स आपको ई इनवॉइसिंग के लिए जितने भी पॉसिबल सर्विसेज हैं, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, दैट क्लियर टैक्स एज अ क्लियर टैक्स हम लोग वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे, स्पेशली फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेंबर्स के लिए एक स्पेशल रेट डिजाइन किए गए हैं, और आपके लिए स्पेशल सर्विस पैकेजेस भी डिजाइन किए गए हैं, जिससे आपको कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज मिल सके। सो इसी लाइन में मैं अपना सेमिनार और अपना प्रेजेंटेशन चालू करता हूं, जहां पे हम लोग ई इनवॉइसेज रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जो भी प्रोविजंस हैं, कहाँ से ई इनवॉइसिंग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों इसकी जरूरत है, और इसमें आपको और क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग इस 1 घंटे के सेशन में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप चैट बॉक्स में या Q&A सेशन के अंदर आप वो सब पूछ के अपने इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है। सो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन चालू कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग एक ई इनवॉइसिंग का ओवरव्यू देखेंगे कि एक ई इनवॉइसिंग क्या चीज है, इसका एप्लीकेबिलिटी कैसे है, इसका टाइमलाइंस क्या है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, ये ई इनवॉइसिंग कहाँ से अप्लाई हो रहा है, क्यों अप्लाई हो रहा है। फिर एक B2C का एक QR कोड है, ये अलग एक नया कॉन्सेप्ट है जो काफी लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के लिए काफी एक प्रश्न बना हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन ट्रांजेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे ई इनवॉइसिंग के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन ई इनवॉइसिंग का वर्कफ्लो कैसे होगा,
ई इनवॉइसिंग आने के बाद में आपके GSTR 1 में 3B में ई-वे बिल के अंदर क्या क्या पॉसिबल चेंजेस आएंगे, आपको क्या मेजर चैलेंजेस ई इनवॉइसिंग में फेस करने पड़ सकते हैं, और आपके बिजनेस से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको हम लोग किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्लियर टैक्स आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो ई इनवॉइस जनरेशन है उसके मोड्स क्या क्या हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो ब्रॉडली मैं ये सारे पॉइंट्स पे इस प्रेजेंटेशन में बात करूंगा, और मेरे साथ में निपुण अरोरा जी हैं, वो भी यहाँ पे हमें चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सो पहली स्लाइड पे हम लोग बात करें अगर कि व्हाई ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल और ई इनवॉइसिंग का रीजन क्या है। सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग इंडिया में जीएसटी 2017 से चालू हुआ, 2017 से लेके आज तक जीएसटी अभी भी 100% हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल नहीं हुआ है। बहुत सारी नई नई चीजें हैं रोज आती है, और बहुत सारे नए नए स्कैम निकलते हैं, लोगों को नए नए घपले निकलते हैं, लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहे हैं। फिर आप लोगों को कंप्लायंस भी मल्टीपल कंप्लायंसेस करने पड़ रहे हैं, जहां आप 3B बनाते हो, 1 बनाते हो, सेम इनवॉइस के लिए आप ई-वे बिल भी बना रहे हो, वही सेम बिल आप कहीं और भी रिपोर्ट कर रहे हो। तो वो सारी चीजों को, एक ही चीज को आप 4 अलग अलग जगह रिपोर्ट करो खुद से, उससे बेटर है गवर्नमेंट बोलता है कि आपके लिए ये काम हम करेंगे, आप एक जगह डेटा प्रोवाइड करो, हम लोग बाकी जगह पर रिप्लिकेट करेंगे। प्लस इनवॉइसिंग फॉर्मेट में कहीं पे भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आप एक कंपनी का इनवॉइस उठाओगे तो वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरी कंपनी का इन्फॉर्मेशन उठाओगे वो कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है। सो चीजों में स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए ई इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट है। अभी ई इनवॉइसिंग आने के बाद में एक नया क्वेश्चन आता है कि ये ई इनवॉइसिंग में क्या होगा। सो बेसिकली ई इनवॉइसिंग में जो आप ऑलरेडी इनवॉइसेस अपने ईआरपी से बना रहे हो, सेम इनवॉइसेस एज इट इज रहेंगे। आपने ईआरपी से इनवॉइस बनाया, देन वो इनवॉइस का डिटेल कस्टमर को भेजने के पहले आपको एक गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में आपको वो डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। वहां से वो लोग डिटेल वैलिडेट करेंगे, डिटेल वैलिडेट करके वो आपको कुछ यूनिक आईडी देंगे। यूनिक आईडी को हम लोग IRN नंबर यहाँ पे बोलेंगे। सो ये IRN नंबर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, और एक QR कोड भी गवर्नमेंट देगा आपको स्पेसिफिकली फॉर ई इनवॉइसेस। एंड देन वो ई इनवॉइसेस आपको अपने इनवॉइस, वो जो यूनिक डिटेल आपको मिला है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर और QR कोड, वो अपने इनवॉइस के साथ में आपको प्रिंट करना है, एंड देन आपका वो इनवॉइस फाइनल कॉपी बनता है और आपको अपने कस्टमर को देना है। ये ई इनवॉइस जनरेट कैसे होगा? सो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट पोर्टल डिफाइन है, वो गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आपको अपना डिटेल अपलोड करना है। वहां से डिटेल अपलोड करके आपको डेटा वेरीफाई करवाना है, वैलिडेट करवाना है, एंड देन वो ई इनवॉइस जनरेट होगा, एंड वो ई इनवॉइस का डिटेल आप लोग यूज कर पाएंगे। सो आपके जो आपका ईआरपी है, वहां से इनवॉइस का पूरा डिटेल क्रिएट होगा। ईआरपी से डेटा गवर्नमेंट पोर्टल, जिसको हम लोग IRP पोर्टल बोलते हैं, IRP पोर्टल, IRN नंबर के लिए जो पोर्टल है, वो पोर्टल तक डेटा ट्रांसफर होगा, और वहां से आपका IRN नंबर एंड QR कोड जनरेट होगा। सो दिस इज हाउ एक मेजर ब्रॉड लाइन हम लोग बना सकते हैं कि इनवॉइस क्यों चाहिए, कैसे बनाना है और कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ई इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट है। या निपुण, यू कैन डिस्कस द लेटर वन। या थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। सो लाइक पहले जो हमारा फर्स्ट फेज था, सो गवर्नमेंट जो है वो एक फेज्ड मैनर में काम कर रही है, जिससे कि साथ के साथ डिसाइड होता जाए कि बेसिकली कितना लोड गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर पाएगी, कितना लोड जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है जब हम इनवॉइसिंग प्रोसीजर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिर एक लाइव मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि 1 अक्टूबर से जितनी कंपनी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ प्लस है, उनके ऊपर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर ई इनवॉइसिंग लाइव हो चुका है। गवर्नमेंट ने जिन भी इंडस्ट्री वाइज लोगों ने कंप्लेंट किया कि सर हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिला, या हम टाइम रहते खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए इनवॉइसिंग के लिए, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक 30 डेज का विंडो छोड़ा था, which was from 1st of October to 30th of October, कि जिन दिनों आपने इनवॉइसेस जनरेट करी, लेकिन आप उससे बाद में IRN उनका जनरेट कर सकते थे। लेकिन फ्रॉम 1st of November आपने जो भी इनवॉइस जनरेट करी हो, जब तक आप उसका IRN जनरेट नहीं कर लेते, आप अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। सो 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए अगर मैं आज की डेट में बात करूं, तो 1st of November से जो एक्चुअल प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने सोचा था वो लाइव हो चुका है, और सरप्राइजिंगली या एज पर NIC's एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेशंस,
सिस्टम काफी स्मूथ काम कर रहा है। ऑन एन एवरेज बेसिस डेली की 40 लाख इनवॉइसेस IRP जनरेट कर पा रहा है। और इसी के लाइक आई कैन से इसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने अब 1 जनवरी से इस थ्रेशोल्ड को रिड्यूस करके 100 करोड़ कर दिया है। कहने का मतलब सीधा सा ये कि जो 100 से 500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनीज हैं वो फ्रॉम 1 जनवरी ई इनवॉइसिंग जनरेट करेंगी, और ताकि आगे लोगों को टाइम मिल सके आज से ही और वो प्रिपेयर हो सके, तो गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि हम ई इनवॉइस सारी B2B ट्रांजेक्शन के लिए 1 अप्रैल से मैंडेटरी कर देंगे। सो अभी जो हमारे जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं फ्रॉम टर्नओवर, जिनकी टर्नओवर अभी 500 करोड़ से नीचे है लेकिन 100 करोड़ से ऊपर है, उनको बिल्कुल आज से, बिल्कुल अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, जिससे कि 1 जनवरी को न्यू ईयर अच्छा रहे और हमारा बिजनेस हॉल्ट पे ना आए। अदरवाइज हो सकता है कि हमें पहले प्रिपरेशन करनी पड़े, पहले तैयारियां करनी पड़े, उसके बाद हम इनवॉइसेस जनरेट कर पाए। जितनी इनवॉइस देर से जनरेट होगी उतनी देर से गुड्स डिस्पैच होंगे और उतनी ही देर से मेरा रेवेन्यू आगे आएगा। तो लाइक आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप आज से ही प्रिपेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे को थोड़ा टाइम लगे चीजों को समझने में, एक प्लान बनाने में, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में, और फिर उसके बाद एक्चुअल काम करने में, उस कैसे करना है उसको सीखने में और अपने एम्प्लॉइज को सिखाने में। तो हमारे को तैयारी आज से रखनी होगी ताकि हम 1 जनवरी को प्रिपेयर रहें। और अब 1 जनवरी तो सिर्फ 15 दिन आगे रह गई है। 15 दिन में 2 हफ्ते में 1 जनवरी आ जाएगी, जब से प्रोसीजर एक्चुअल चालू हो जाएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 30 डेज का विंडो दे चुकी है, तो अब गवर्नमेंट शायद ये लाइक एक्सक्यूज भी एक्सेप्ट ना करे कि आपको टाइम नहीं मिला। गवर्नमेंट पहले से बता रही है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 50 डेज नोटिफिकेशन आ चुकी है कि यस, 1 जनवरी से आपका जो है ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है फॉर दोज पीपल आल्सो। तो ये वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो दीज आर ऑल द लीगल फाइंडिंग्स की किस नोटिफिकेशन से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा। सो गोइंग जो हमारी लेटेस्ट जो हमारी नोटिफिकेशन है, दैट इज 88/2020 विच प्रोवाइड्स कि मोर देन 100 करोड़ की टर्नओवर की जितनी भी एंटिटीज हैं, इनके ऊपर 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात बहुत उससे लाइक ध्यान से बता देना चाहूंगा कि जो ये आपको 100 करोड़ की टर्नओवर कंसिडर करनी है, ये आपको कोई लास्ट सिर्फ 19-20 की नहीं देखनी, 17-18 से देखने आना है। 17-18, 18-19, 19-20। और अगर आपकी बाय एनी चांस अगर पहले कभी नहीं हुआ करती थी, और एंड विद ऑल द गॉड्स ग्रेस एंड विद ऑल द लक, अगर आपकी टर्नओवर बाय एनी चांस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 31 दिसंबर भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरी टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी, तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है कि 29 सितंबर को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था कि आपको पिछले 3 साल की टर्नओवर लेनी है, सिर्फ पिछले साल की नहीं। तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए पिछले 9 महीनों में चली गई है लेकिन पहले कभी नहीं हुआ करती थी, तब भी आपको ये सिस्टम कंप्लाई करना है। सो आप अगर इस स्पेस से आपका बिजनेस अगर चल रहा है और अगर आपकी टर्नओवर बाय एनी चांस 100 करोड़ पहुंच रही है और कभी नहीं पहुंची थी, तब भी आपको उसके लिए तैयारी रख लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो थैंक यू निपुण। सो बेसिकली जैसे निपुण ने बताया कि दिस इज द क्रूशियल टाइम, जो हम लोग ऑलरेडी एकदम लास्ट मोमेंट पे हैं अभी। सो आई कैन से कि दिस इज अ फायर फाइटिंग सिचुएशन नाउ, कि आप एकदम ये स्टेज पे हैं कि अब अगर आपने ई इनवॉइसिंग के लिए काम चालू नहीं किया तो आई थिंक वो बहुत लेट हो जाएंगे आप, और 1 जनवरी को आप लाइव नहीं जा पाएंगे। आपके इनवॉइसेस जनरेशन है वो स्टॉप हो जाएंगे और आपका बिजनेस टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टॉप हो जाएगा। सो वो रीजन से आपको थोड़ा इसमें प्रोएक्टिव रह के जल्दी से जल्दी आपका ई इनवॉइसिंग इनेबलमेंट करवाना रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, B2C QR कोड। सो ये जो ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट है, दिस ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट आई थिंक मैं एक बार पहले जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं एक बार पहले ले लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग वापस से स्लाइड पे आएंगे। तो बेसिकली जो ई इनवॉइसिंग है, ये ई इनवॉइसिंग आपको एप्लीकेबल होता है सारे आपके जो B2B ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए, आपके जो B2G ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए, आपके एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन है अगर कोई तो उसके लिए,
आपका जो SEZ ट्रांजेक्शन अगर कुछ रहता है तो उसके लिए, और आपका जो डीम्ड एक्सपोर्ट होगा उसके लिए। तो बेसिकली अगर मैं नटशेल में बात करूं तो आपके सारे B2B ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस ये रिक्वायरमेंट में कवर होते हैं। और कौन से ट्रांजेक्शन कवर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे? B2C ट्रांजेक्शन और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो ये आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इस वजह से ये कवर नहीं होता है। और आपका जो B2C ट्रांजेक्शन है, अगर आपका डायरेक्टली आप कस्टमर को बेच रहे हैं तो भी आपको ई इनवॉइसिंग नहीं बनाना है। प्लस कौन से टाइप के, हमने तो ये देखा कि कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन कवर है। अभी ये आता है कि कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट कवर है। अगर आप कोई भी इनवॉइस बनाते हो विच इज अ टैक्स इनवॉइस, अगर कोई भी आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। आप अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हो या टैक्स इनवॉइस बनाते हो इन ट्रांजेक्शंस के लिए या इस टाइप के ट्रांजेक्शंस के लिए, तो आपको ई इनवॉइस बनाना रहेगा। अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है बिल ऑफ सप्लाई, मतलब अगर आपका गुड्स एग्जम्प्ट है या आपका एक्चुअल में कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है डिलीवरी चालान के थ्रू, या आपका ISD इनवॉइस है, सिर्फ आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो भी आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। सो अगर मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, ये जो पूरा एक सर्कल हम लोग यहाँ से बना सकते हो, इसका हम लोग कॉम्बिनेशन बनाए, आपका कोई भी B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये टाइप के ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ई इनवॉइस जो ये IRN नंबर जनरेट करने वाला प्रोसेस है, ये करना रहेगा। सेकंड, कुछ एंटिटीज हैं जिनके लिए स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है। मतलब ये एंटिटीज ऐसी हैं कि जिन पे इवन दो B2B ट्रांजेक्शन है, इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, तो भी उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। इनको स्पेसिफिक एग्जम्पशन है, जैसे कि SEZ यूनिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और सिनेमा हॉल। सो ये वो एंटिटीज है जहां पे आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। अगर आप इन एंटिटी में से कहीं पे भी फॉल कर रहे हो या इन एंटिटीज के साथ में आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो वो आपको ई इनवॉइस नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस अप्लाई करेंगे जो ओरिजिनल पहले अभी तक चला हुआ रहा था, एज इट इज आगे चलने वाला है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो B2C ट्रांजेक्शन है ये ई इनवॉइसिंग में कवर नहीं है। मतलब B2C, आप किसी भी B2C कस्टमर्स को आप अगर इनवॉइस रेस कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। सो ई इनवॉइस नहीं बनाना मतलब उसका डेटा हम लोग को IRP पे नहीं भेजना है, उसके लिए QR कोड जनरेट नहीं करना है। बट यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक दूसरा रिक्वायरमेंट है, B2C QR कोड। तो आपको B2C ट्रांजेक्शन के लिए IRP पोर्टल से या गवर्नमेंट पोर्टल से, गवर्नमेंट साइट से कोई भी QR कोड या IRN नंबर जनरेट नहीं करना है। बट उसके लिए एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है, QR कोड जनरेट करना है विच इज अ पेमेंट QR कोड। मतलब अगर आप कोई भी B2C इनवॉइस रेस कर रहे हो तो वो B2C इनवॉइस के ऊपर आपका अगर टर्नओवर 500 करोड़ है, फर्स्ट चीज जो भी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि आपका टर्नओवर 500 करोड़ अबव होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ अबव है और आप B2C इनवॉइस रेस कर रहे हो, सो आपके इनवॉइस के ऊपर एक पेमेंट का QR कोड होना चाहिए विच इज अ UPI डायनामिक QR कोड। UPI डायनामिक QR कोड मतलब कि आपका कस्टमर अगर वो QR कोड स्कैन करे तो वो ऑटोमेटिक UPI के थ्रू आपको पेमेंट कर सके, जिसमें पेमेंट का अमाउंट ऑटो फिल होना चाहिए। आप मैंने अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं या टेलीफोन के बिल आते हैं, उनके ऊपर जनरली आजकल एक QR कोड होता है। आप जैसे वो QR कोड स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक आप UPI पेमेंट पेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे अमाउंट ऑटो फिल होता है। आपको सिर्फ वहां पे अपना UPI पासवर्ड डालना है और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो सेम वे में आपको अपने B2C इनवॉइसेस के लिए भी QR कोड इनेबल करना है फॉर इम्प्रूविंग डिजिटल पेमेंट, डिजिटाइजेशन और डिजिटल पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये मेजर रिक्वायरमेंट रखा गया है। सो बेसिकली यहां तक हमने समझा कि कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट निपुन, यू कैन हेल्प मी। Nipun, you're not audible. Nipun, can't hear you. अच्छा सॉरी रोहित, अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, yes. या सो यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात रोहित की बात में ऐड करना चाहूंगा कि अभी अगर हम देखें तो एक छोटी सी बाइफरकेशन हो गई है कि 100 करोड़ से ऊपर ई इनवॉइसिंग तो मैंडेटरी है, लेकिन 100 से 500 करोड़ की टर्नओवर का ब्रैकेट एक ऐसा ब्रैकेट है जहां पे मेरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी हमारा ई इनवॉइसिंग तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन B2C QR कोड अभी वहां से रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो भी गवर्नमेंट डेफिनेटली इन्हीं टर्म्स पे जैसे अभी आपके लिए इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट लाई है, वैसे ही B2C QR कोड की रिक्वायरमेंट भी लाएगी, तो हमें उसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। या ओवर टू यू रोहित। Yeah.
सो बेसिकली यहाँ तक हमने समझा कि ई इनवॉइसिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, कैसे आपको जनरेट करना है, उसका एक ओवरव्यू हमने देखा। अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए डेटा फ्लो कैसे होगा। सो बेसिकली एक सेलर है, मतलब एक अगर कोई एक एंटिटी है जो इनवॉइस जनरेट कर रही है अपने ईआरपी के थ्रू, ये इनवॉइस का डेटा आपके ईआरपी से होता हुआ जेसॉन फॉर्मेट में आईआरपी पोर्टल पे जाएगा। आईआरपी पोर्टल जो है वो एनआईसी मेंटेन करता है, जहां से आप ई-वे बिल जो बना रहे थे एनआईसी के साइट से, वैसे ही एक डिफरेंट वेबसाइट है फॉर ई इनवॉइसेस। सो ई इनवॉइसेस का डेटा आईआरपी पोर्टल पे जाएगा, वहां से आपका आईआरएन नंबर जनरेट होगा, क्यूआर कोड जनरेट होगा, और वो आईआरएन नंबर एंड क्यूआर कोड का डेटा वापस से आपके ईआरपी के अंदर लेके आना है आपको फॉर प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, सो दैट आप जब इनवॉइस प्रिंट करो तो उसमें ये दो इंफॉर्मेशन आप कंप्लीटली ऐड कर पाओ। नाउ अगर आपका ईआरपी सपोर्ट नहीं करता है, जहां से आपका ईआरपी वापस से डेटा ईआरपी कैप्चर नहीं कर सकता है, तो आपके इनवॉइसेस प्रॉपर्ली प्रिंट नहीं हो पाएंगे, और आपको प्रिंटिंग के लिए कुछ एक थर्ड पार्टी सॉल्यूशन लगेगा जो आपका इनवॉइस का डेटा भी कैप्चर करे, एज वेल एज जो आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड आईआरपी दे रहा है वो भी डेटा कैप्चर करे, और जहां से आप इनवॉइसेस प्रिंट कर पाओ। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू, दिस इज अ प्लेस यहाँ पे आपको क्लियर टेक्स्ट सपोर्ट कर पाएगा। आपका प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, जनरेशन ऑफ आईआरएन नंबर, क्यूआर कोड क्लियर टेक्स्ट के थ्रू होंगे, और आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। जैसे ही आपका आईआरपी से जो डेटा जनरेट हो गया, अब आईआरपी इस डेटा का क्या करेगा? सो बेसिकली आईआरपी है ये एक मैं एक एग्जांपल या एक सिली एग्जांपल अगर देके मैं बोलूं, सो आईआरपी एक डब्बा है जिसके नीचे छेद है, तो आप अगर उसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो उसके अंदर पानी भरेगा, बट नीचे से निकलता जाएगा और डब्बा फिर से खाली हो जाएगा। सो आईआरपी है ये एक डब्बा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, आईआरएन नंबर क्यूआर कोड जनरेट हो रहे हैं, बट वो जनरेट होने के बाद में वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से खाली होके फिर से जीएसटी पोर्टल पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपके आईआरपी का डेटा ले रहा है, आईआरपी में डेटा लेके वो डेटा जीएसटीएन नेटवर्क को ट्रांसफर कर रहा है और ई-वे बिल नेटवर्क को ट्रांसफर कर रहा है। तो अभी इससे हम लोग का क्या कंक्लूजन एक निकल रहा है कि आपका जो इनवॉइस का डेटा आपने आईआरपी पोर्टल पे दिया, आईआरपी पोर्टल से आईआरएन नंबर जनरेट होकर डेटा वापस आ गया, बट यही सेम डेटा आपके जीएसटी नेटवर्क या जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 1 के अंदर चला जाएगा। ई-वे बिल पोर्टल पे ई-वे बिल जनरेट करने के लिए पार्ट ए का डेटा भी यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये जो डेटा ट्रांसफर करते हैं, इस डेटा में आप अगर अपना ई-वे बिल में जो पार्ट बी में डिटेल होता है, लाइक आपका ट्रांसपोर्टर डिटेल, आपका व्हीकल डिटेल और किलोमीटर्स एंड ऑल, वो सब डिटेल पे अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो आपका इवन ई-वे बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा विद दिस पोर्टल ओनली। आपको ई-वे बिल पोर्टल पे जाने का जरूरत नहीं है। सो अगेन क्लियर टेक्स्ट विल हेल्प यू ओवर हियर, जहां से आपका ई-वे बिल एंड ई इनवॉइसेस एक सिंगल क्लिक पे आप एक सिंगल पोर्टल के थ्रू आप जनरेट कर पाओगे, और आपका जीएसटीआर 1 भी पार्ट डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपका जीएसटीआर 1 का जो B2B टेबल है, क्रेडिट डेबिट नोट का टेबल और एक्सपोर्ट का टेबल है, ये 3 टेबल आपके लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन दिस डेटा। सॉरी। सो नेक्स्ट, जब आप कोई भी ई इनवॉइस जनरेट करते हो ई इनवॉइस पोर्टल से, सो आपका जो ई इनवॉइस है, एक हमने एक डमी फॉर्मेट बना के एक देखा है कि वो फॉर्मेट कैसा दिखेगा। सो जनरली वो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको एक एडिशनल क्यूआर कोड दिखता है, ये क्यूआर कोड आपको अपने इनवॉइसेस पे प्रिंट करना है। सेम यहाँ पे एक आईआरएन नंबर भी है हमारे पास, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है और थोड़ा एक कुछ एबीसीडी या अल्फा न्यूमेरिक कुछ तो लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये आपका आईआरएन नंबर है। आईआरएन नंबर जो होगा वो आपको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलेगा। डायरेक्टली अगर हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग कुछ समझ नहीं सकते उसमें से, बिकॉज ये एक एनक्रिप्टेड नंबर है, बट इट इज इसके स्पेसिफिक टूल हैं जिनसे आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। सो आपके ये दो इंफॉर्मेशन है जो अदर देन इनवॉइस इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर होगी। Yeah, next, Nipun, you can take this. Yeah, sure. Thank you, Rohit. So IRN बेसिकली है क्या? IRN पहली बात तो 4 डिजिट्स का, 4 आपके जो फील्ड्स जो आप अपने इनवॉइस में ही देने वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन है। पहला आपका इनवॉइस नंबर, सेकंड आपका इनवॉइस डेट, उसके बाद आपका सॉरी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इनवॉइस है तो INV, डेबिट नोट है तो DBN या क्रेडिट नोट है तो CDN। सो इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, और वो किस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट हुआ है और किस GSTN से जनरेट हुआ है। अगर हम इनको
फील्ड्स को कंबाइन करके देखेंगे तो हमें एक चीज पता लगती है कि अगर मैं इन चारों को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक आपका एक एनक्रिप्टेड नंबर जनरेट करूं या एक कॉम्बिनेशन जनरली भी जनरेट करूं, तो हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब है कि जो आईआरपी डेटा स्टोर कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी रिपीट नहीं हो पाएगा। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू गवर्नमेंट एक पूरा चेक रखने वाली है कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स करी वो जेन्युइन है या नहीं है, बोनाफाइड है या नहीं है। उसके अलावा वो कई सारी आपके आगे चैलेंजेस ला रहे हैं, जैसे कि आप एक इनवॉइस नंबर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कैंसिल कर दिया हो तब भी आप एक इनवॉइस नंबर को दोबारा नहीं यूज कर पाएंगे, आपको एक फ्रेश इनवॉइस नंबर लेना पड़ेगा इनवॉइस रेज करने के लिए। तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बिल्कुल नहीं होगा, गवर्नमेंट के एंड पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि आपको कहाँ पे कोई लाइक आप कोई गलती कर रहे हैं या कोई इश्यू आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। एक यूनिक इंक्रिप्शन के थ्रू गवर्नमेंट एकदम से पता लगा पाएगी, कहीं पे कोई फ्रॉड का चांसेस जो है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होता जाएगा। अगर हम बात करें तो पिछले महीने के अंदर, नवंबर के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने 140 अरेस्ट करे हैं जीएसटी फ्रॉड्स को लेके, जिससे कि पता लगता है कि किस लेवल तक गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में आज की डेट में। और इन सब चीजों से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ये सारे मेजर्स ला रही है। अगर मैं बात करूं इन मेजर्स का फायदा क्या है, तो गवर्नमेंट के लिए लाइक एक तो गवर्नमेंट को परेशानी है कि उनको रेवेन्यू नहीं मिल रहा, दूसरा कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि बोनाफाइड रेसिपिएंट जो कि यानी कि उसने तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन करी, फिर भी वो अपने ट्रांजेक्शन को सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहा कि मेरे से ये मैंने एक्चुअली इतना परचेज किया है या ये ट्रांजेक्शन करी है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई इशू नहीं है, आप पहले एक इनवॉइस लीजिए, उसको हाथों हाथ एक हम ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे स्कैन कर लीजिए। अगर वहां पे वो स्कैन कहीं पर भी फेल हो रहा है तो आप मान के चलिए कि इनवॉइस वैलिड नहीं है और आप अपनी पेमेंट्स मत करिए, आप ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू मत करिए। तो गवर्नमेंट आप सबको इन सब कॉम्बिनेशंस के थ्रू, एनक्रिप्शन के थ्रू ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आप अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकें अच्छे से विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट एनी ग्रे एरियाज। रोहित नेक्स्ट स्लाइड। जो क्यूआर कोड है उसके फीचर्स क्या हैं? एक सबसे पहली मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं कि क्यूआर कोड जो होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड एक स्ट्रिंग है, जिसको एक टूल के थ्रू स्ट्रिंग को क्यूआर कोड यानी कि एक इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा। आप क्यूआर कोड में कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो डेटा वहां से जैसा आ रहा है वैसा का वैसा प्रिंट होगा। समटाइम्स हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्यूआर कोड में मान लीजिए ये फील्ड्स, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सामने फील्ड्स आ रहे हैं कुछ लिखे हुए, जनरली यही फील्ड्स होते हैं, तो क्या अगर मैं चाहता हूं तो मैं कुछ एडिशनल फील्ड्स डाल सकता हूं क्या? नहीं, आप क्यूआर कोड के साथ किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो क्यूआर कोड एज इट इज ही रहेगा। इसको आप टू वे देखिएगा, एक तो आपकी तरफ से कि आप जब सप्लाई कर रहे हैं तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दूसरा जब सामने वाला आपको यानी आपका जो वेंडर है आपको जब कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसने भी वो छेड़छाड़ ना करी हो, आप जब स्कैन कर रहे हैं तो वो इनवॉइस डिजिटली वैलिड दिखाना चाहिए। और क्यूआर जो आपका ऐप स्कैनर है, जो आप जिसमें जिस स्कैनिंग ऐप से आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं वहां पे वो वैलिड इनवॉइस दिखाए, तभी उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कीजिए। क्यूआर कोड के कुछ हाइलाइट्स हैं कि लाइक एक तो ये डिजिटली साइंड है, एक ये ब्रॉड पैरामीटर्स इनवॉइस में जो एक जनरली यूनिक पैरामीटर्स होते हैं वो सारे कवर्ड हैं, लाइक आपका डॉक्यूमेंट का टोटल क्या है, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट, और कितनी नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं, जो सबसे मेन आइटम है उसका एचएसएन क्या है, ये सारी चीजें आपकी क्यूआर कोड में कवर्ड हैं, जिससे कि एक हाई लेवल डेटा जो है गवर्नमेंट को एक सिंगल क्यूआर कोड स्कैनिंग से पता चल जाए कि यस this invoice contains मतलब this invoice contains all the details of the item supplied। आप इसको लाइक कहीं पर भी जगह टेस्ट, हमने भी कई जगह टेस्ट करने की कोशिश करी है कि कहीं क्या कोई इसका कोई जो सप्लायर है वो इन आइटम से बिना छेड़छाड़ करे कुछ टैक्स इवेजन या कुछ ऐसा कर सकता है क्या? वो हर जगह वो फील्ड्स फेल हो जाते हैं। अगर ये फील्ड्स आपके सही आ रहे हैं तो इन्वेजन टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट स्लाइड रोहित। Implication of next is the returns provision. Rohit, I'm taking this up, you can take the next. एक सबसे बड़ी चीज है जो रोहित ने शुरुआत में ही डिस्कस किया था, अ सिंगल पॉइंट ऑफ डेटा एंट्री। अभी आज की डेट में एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस में डेटा
मान लीजिए आपका ERP नहीं डाला, उसके बाद GSTR1 में डेटा डालते हुए कोई डेटा एंट्री एरर हो गया, सामने वाले के 2A में जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो वो मैच नहीं हुआ। सिमिलरली जो सामने वाले ने आपसे डेटा गुड्स परचेज करे तो उसने उसने उससे कुछ डेटा डालते वक्त गलती हो गई। एक रिकंसिलेशन धीरे धीरे बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा था कि रिकंसिलेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था कि आपका जो परचेज है और जो आपका 2A में डेटा आ रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आप क्रेडिट जो अवेल कर रहे हैं वो बोनाफाइड क्रेडिट अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो आपका सप्लायर है उसने जो टैक्स है वो ठीक से जमा कराया या नहीं कराया। सो गवर्नमेंट हर चीज को धीरे धीरे एक ऑटोमेशन मोड पे ले जाती जा रही है। जैसे कि रोहित ने आपको बताया IRP एक छेद वाला डब्बा है। अब वो छेद वाला डब्बा क्या है, उसने तो डेटा ले जाके दे दिया गवर्नमेंट को। हुआ क्या, आपका जो डेटा IRP में डला, जो आपके ERP में डला, दैट इज द ओनली डेटा जो आप मैनुअली डालेंगे या आपका जो डेटा एंट्री पॉइंट पे डेटा डलेगा, बस वही जो एक पॉइंट है जहाँ पे मैनुअल एंट्री सिस्टम होगा। उसके बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा आपके ERP से गवर्नमेंट पोर्टल पे। गवर्नमेंट पोर्टल उसको वैलिडेट करेगा तो उसके बाद वो IRP के पास लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। IRP उसको ऑटो पॉपुलेट करा देगा आपके GSTR1 में। तो आपको इससे क्या क्या फायदे मिले? एक तो आपने एक बार डेटा डाल दिया, आपकी टेंशन खत्म, दोबारा डेटा नहीं डालना, आपसे कोई गलती होगी नहीं। ठीक है। उसके बाद आपका GSTR1 में डेटा डालते टाइम आपके कई बार जो ऑपरेटर है या जो आपका रिसोर्सेज हैं उनसे गलती हो जाती है, तो वो डेटा जो है गवर्नमेंट ने ऑटो पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था कि ई-वे बिल में डेटा जो है वो गलत डल जाता था, क्योंकि ई-वे बिल अगेन मैनुअली जनरेट होता था। तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और निकाल दी कि आप जब भी ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो आप इनवॉइस का डेटा नहीं दे पाएंगे। आप इनवॉइस के डेटा के नाम पे सिर्फ एक अपना IRN नंबर देंगे और ट्रांसपोर्टेशन का डेटा देंगे। इनवॉइस का जो भी डेटा है वो हम ई-इनवॉइस से ही उठाएंगे। तो आपकी वहां पे भी गलती की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाती है। सो दिस इज द ब्रॉड फीचर्स अबाउट दिस थिंग। उसके बाद आपका लाइक ई-इनवॉइस जनरेट करा, वो डेटा आपका GSTR1 में चला जाएगा और GSTR1 का डेटा जो है वो आपके GSTR3B में भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है। सो आपका इसमें जो एक बात लिखी गई है, द ई-इनवॉइस सिस्टम विल नॉट ऑटो पॉपुलेट GSTR3B डेटा। द GSTR3B डेटा इज एन इंफॉर्मेशन व्हिच नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। तो इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप GSTR1 का डेटा GSTR3B में ऑटो पॉपुलेट कर सके, लेकिन उसमें आपके पास दो चैलेंजेस रहेंगे। पहला चैलेंज ये कि जो आपकी निल रेटेड सप्लाईज हैं, बीट B2B या B2C, वो आपकी ई इनवॉइसिंग के साथ नहीं जा रही होंगी। और सेकेंडली जो आपका B2C सप्लाईज हैं वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही होंगी। सो GSTR1 का डेटा 3B में आपको दिखाया जाएगा। यू हैव टू लाइक एंटर अगेन द GSTR1 का GSTR1 में आप B2B निल का डेटा डालेंगे और B2C का डेटा डालेंगे, वो आगे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो निपुण ने अभी जो ये जो कॉन्सेप्ट बताया डेटा ऑटो पॉपुलेशन का, इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहूंगा कि आपने जैसे ई इनवॉइस बनाया, ई इनवॉइस बनाने से आपका GSTR1 का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। हर डेली बेसिस पे आप जो भी इनवॉइस बनाते जाएंगे उनका डेटा वहां पे कैप्चर होता जाएगा। मंथ एंड पे 11 तारीख को आपने अपना GSTR1 फाइल कर दिया विद इंक्लूडिंग अदर जो दूसरा इंफॉर्मेशन है, लाइक आपके B2C ट्रांजेक्शंस हैं या जो भी अदर इंफॉर्मेशन जो IRN में कैप्चर नहीं हुई, वो डेटा आपने GSTR1 में डाला और अपना GSTR1 फाइल कर दिया। अब GSTR1 फाइल करने के बाद में उसके बाद में आपका 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा विद GSTR1। जो अभी जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी कि उन्होंने 3B का डेटा भी ऑटो पॉपुलेट करना चालू कर दिया आपके GSTR1 से, तो ये पूरा एक चेन बन जाएगा जहां से आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बना के आपने IRP पोर्टल पर डाला, IRP से GSTR1 का डेटा बन गया, GSTR1 से 3B का डेटा बन गया और वही IRP से आपके ई-वे बिल का डेटा भी बन गया। सो अब ये ई-वे, हमने अभी तक ये GST वाला तो जो लैग है, ट्रांजैक्शन लैग, वो समझ लिया। अब ई-वे बिल में कैसे होगा हम लोग एक बार वो देख लेते हैं कि आप जब भी IRN नंबर जनरेट करेंगे तो उसके साथ में ही आपको ई-वे बिल भी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पार्ट बी का इंफॉर्मेशन भी साथ में डाल दो तो आपका ई-वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। बट अगर आपको वो इनवॉइस या ई-वे बिल आपको कैंसिल करने हैं तो सीक्वेंस जो है वो आपको पहले ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप ई इनवॉइस कैंसिल कर पाओगे। सो आपने अगर ई इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों एक साथ बना लिए तो आपको जाके मैन्युअली पहले ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर ई-वे बिल कैंसिल करने के बाद में आप ई इनवॉइस कैंसिल कर पाओगे। ठीक है।
देन ये जो ई वे बिल बनाने का जो सिस्टम है, ये जो ई इनवॉइस के जो भी पोर्टल है वहां से होगा, बट जो भी ई वे बिल के जो करंट पोर्टल है, वो ई वे बिल वाले करंट पोर्टल के ऊपर 31 दिसंबर 2020 को आपके जो IRN वाले ट्रांजैक्शन है उनके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अगर आपका कोई B2B ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना है, सो कंपलसरी आपको वो ई वे बिल IRN पोर्टल के थ्रू ही जनरेट करना पड़ेगा। आप ई वे बिल पोर्टल पे जाके उसके लिए ई इनवॉइस जनरेट, ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। सो वो एक ब्लॉकिंग यहाँ पे होने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई भी B2C ट्रांजेक्शन है या और डिलीवरी चालान है या और भी किसी टाइप का मूवमेंट है जो आपका IRN नंबर के लिए कैप्चर नहीं हो रहा है, वो ट्रांजेक्शंस के लिए या वो मूवमेंट के लिए आप ई वे बिल वाले पोर्टल पे ही बनाओगे, वो IRP पोर्टल से नहीं बनेगा। सो ये एक डिस्टिंग्विश गवर्नमेंट ने कर दिया है। अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हो तो ई वे बिल भी आप वहीं पे बनाओ, अगर आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे हो तो ई वे बिल आप अलग जगह से बना लो। ठीक है, आप जब ई वे बिल प्रिंट करोगे तो उसके साथ में आपको IRN नंबर, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट भी प्रिंट करना पड़ेगा। प्लस आप जब आपका जो IRN ई वे बिल का जो डेटा प्रिंट होगा, उस डेटा में इनवॉइस लेवल डिटेल कैप्चर नहीं होगा, उसके लिए आपको अपना जो ई इनवॉइस है वो आपको ऑफिसर को दिखाना रहेगा। कोई भी ऑफिसर बीच में आपका अगर ट्रांजैक्शन या मूवमेंट चेक कर रहा है या बीच में गाड़ी किसी ने रोक ली ऑफिसर ने, और अगर उसको आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल देखना है, सो ई वे बिल से सिर्फ ई वे बिल का ही डेटा मिलेगा। उससे सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है प्रॉपर्ली, बट बिलिंग लेवल डेटा देखने के लिए आपको उसको ई इनवॉइस फर्निश करना रहेगा। एंड आपका जो ई इनवॉइस है, अगर हम लोग लिटरली GST रूल्स के हिसाब से जाएं अगर, सो ई इनवॉइस है नाउ इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट और इट इज अ वैलिड टैक्स इनवॉइस ओनली। टैक्स इनवॉइस का मतलब ही अभी ई इनवॉइस होता है फॉर B2B ट्रांजेक्शंस। अगर आपने B2B ट्रांजेक्शन के लिए आपने ERP से टैक्स इनवॉइस बना लिया बट ई इनवॉइस नहीं बनाया और आपने गुड्स का मूवमेंट चालू कर दिया और रास्ते में अगर ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया, सो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक सिंगल कागज है, सिंगल पेपर है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपका गुड्स वहां से आगे मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ जो ई वे बिल सिस्टम है वो वर्क करेगा ई इनवॉइस के साथ में। जो हम लोग अभी चैलेंजेस की बात कर सकते हैं यहाँ पे कि यार एक बार ई इनवॉइस चालू हो गया 1 जनवरी को, उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। कि अगर हम लोग बात करें ई इनवॉइस बनाना है तो आपका डेटा रियल टाइम ट्रांसफर होना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो भी ERP है उसका आपका जो ERP है उसका ई इनवॉइस पोर्टल के साथ में कनेक्टिविटी आपको देखना है। आपका ई इनवॉइस, आपका जो ERP है, सॉरी, आपका ERP शुड बी रेडी कि उसके अंदर प्रॉपर डेटा कैप्चर हो रहा हो जो भी आपको ई इनवॉइसेस के लिए लगेगा, ताकि आप जब ई इनवॉइस पोर्टल पर डेटा पुश करो तो आप अटको नहीं, आपका प्रॉपरली विदाउट एनी फेलियर ई इनवॉइस रियल टाइम जनरेट हो जाए। आपको वो भी एक देखना पड़ेगा कि जो ई इनवॉइस का कैंसिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। एक बार अगर 24 घंटे पास हो गए तो फिर आप ई इनवॉइस का कैंसिलेशन नहीं कर पाओगे। आपने ई इनवॉइस कैंसिल नहीं किया, उसका डेटा IRP पोर्टल के थ्रू GST पोर्टल पे चला गया, ई वे बिल पोर्टल पे चला गया, और अगर वो इनवॉइस आपने अपने ERP में 24 घंटे के बाद में कैंसिल कर दिया, देन अगेन आपका तीनों जगह पे अलग अलग डेटा रखा हुआ है। आपका ERP कुछ और बताएगा, आपका GST रिटर्न कुछ और बताएगा, ई इनवॉइस पोर्टल कुछ और बताएगा, ई वे बिल पोर्टल कुछ और बताएगा। तो ये सब जगह पे एक सिंक आपको रखना पड़ेगा। प्लस बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस, आप अगर जब 11 तारीख को अपना GSTR1 फाइल करोगे तो वो GSTR1 फाइल करने के पहले आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपका सेल्स रजिस्टर है वो, प्लस जो GSTR1 जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है B2B वाला डेटा, वो डेटा को आपको क्रॉस रिकंसाइल करना पड़ेगा। क्योंकि नॉट नेसेसरी कि जो IRP पोर्टल से डेटा 100% कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रांसफर में कोई एक आध एंट्री मिस हो गई, कुछ ट्रांसफर में API जो कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट का, वो कनेक्टिविटी कहीं पे प्रॉपर काम नहीं कर पाई तो आधा डेटा ट्रांसफर हुआ, आधा डेटा अटक गया, ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो वो रीजन है आपको तीनों जगहों पे, मतलब अगर मैं बोलूंगा आपका सेल्स रजिस्टर, ई इनवॉइसेस जो आपने जनरेट किए थे वो डेटा, प्लस जो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हुआ है, ये तीनों डेटा को आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा आपस में, सो दैट कोई भी इन फ्यूचर एक सिंगल % भी चांस नहीं हो कि गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज पाए या डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज पाए कि आपका ये दोनों डेटा मिसमैच है। जैसे जनरली हमने पहले देखा था GSTR1 और GSTR3 भी मिसमैच के लिए नोटिस आ रहे थे, GSTR1 और ई वे बिल मिसमैच के लिए नोटिस आ रहे थे। तो वो टाइप के जो मिसमैचेस है वो यहाँ पे भी होने वाले हैं और यहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजने वाली है।
सो यू नीड्स टू मेक श्योर कि बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपका ये रिकंसिलेशन हो जाए। अब ये रिकंसिलेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कुछ एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज यहाँ पे आने वाली है वो एक मैं टच बेस करूंगा कि आपने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर डेटा ऑटो पॉपुलेट करवा लिया ई इनवॉइसिंग से। वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होने के बाद में जो B2B टेबल है, B2B टेबल में अगर आपके पूरे महीने के इनवॉइसेस 500 से ज्यादा है तो आप वो टेबल ओपन नहीं कर सकते। आपके अगर एक्सपोर्ट या क्रेडिट नोट की टेबल है, वो टेबल आप ओपन नहीं कर सकते, तो आपको अंदर जाके आप ये चेक नहीं कर सकते कि वहां पे कौन कौन सा इनवॉइस है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जेसोन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है जीएसटी का। वो जेसोन फाइल आप डाउनलोड करोगे, वो जेसोन फाइल डाउनलोड करके फिर आप उसको ऑफलाइन यूटिलिटी में किसी एडिशनल टूल में आप उसको ओपन करोगे, आपको एंट्रीज का डेटा वहां पे मिलेगा, फिर जाके मैन्युअली आप एक एक एंट्री चेक करोगे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। और जहां पे अगर एक सिंगल जीएसटीएन का या 2 जीएसटीएन की हम लोग बात करें 11 तारीख को, तो ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1-2 जीएसटीएन है, हम लोग मैन्युअली मैनेज कर लेंगे। बट अगर आप 15-20 जीएसटीएन, 25 जीएसटीएन अगर आपके हैं, 5-7-10 जीएसटीएन के ऊपर हैं, आप उनका फाइलिंग अगर आप कर रहे हो, 11 तारीख जो है डेडलाइन, आपको 11 के पहले आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज भी करने हैं। डेटा एंट्री खत्म होते होते 5-6 तारीख 7 तारीख आ जाती है। वो एंट्री बुक्स फाइनलाइज होके आप जब 11 तारीख को आप जब रिटर्न बनाओगे, तो वो डेट पे इतना सब रिकंसिलेशन कंप्लीट कर पाना इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। आप उसको मैन्युअली बैठ के नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एडिशनल सपोर्ट उसके लिए चाहिए। सो द बेस्ट पार्ट विद क्लियर टैक्स ओवर हियर इज हमारे पास में वो सारे सॉल्यूशंस रेडिली अवेलेबल है, जहां पे क्लियर आपका सेल्स का डेटा, जीएसटीआर 1 ऑटो पॉपुलेटेड जो होता है उसका डेटा, और ई इनवॉइसेस का डेटा, तीनों एक लाइन में रहेगा। हम लोग तीनों को एक सिंगल क्लिक पे रिकंसाइल करके आपको दे पाएंगे कि आपके कितने ट्रांजेक्शन हैं जो एक जगह पर है बट दूसरी जगह पे मिसिंग है, सो दैट दोनों जो है एट पार हो जाए, दोनों चीजें एट पार हो जाए, कोई भी कम्युनिकेशन और रिकंसिलेशन का स्कूप ना बचे। सेकेंड, आपको वो भी देखना है कि आपके सारे फील्ड्स प्रॉपर्ली आपके ईआरपी में कैप्चर हो रहे हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, ताकि कहीं भी कोई डेटा मिसिंग ना हो, ई इनवॉइस जनरेट करते टाइम पे आप अटक ना जाओ। प्लस ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, ये दो ऐसी चीजें कि इन दोनों के बिना आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बिजनेस आवर्स हैं, मे बी इट इज 8 hours 10 hours और मे बी 24 hours, आपको यू नीड्स टू मेक श्योर कि वो जितना आपका बिजनेस वर्किंग आवर्स है, वो बिजनेस वर्किंग आवर्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, ये दोनों चीजों की कनेक्टिविटी 100% रहनी चाहिए। दोनों में से किसी भी एक भी चीज की कनेक्टिविटी हटी, आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे भी एक पॉसिबल चैलेंजेस, स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज में या नॉन डेवलप्ड सिटीज या आई कैन से मिड लेवल सिटीज में रह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। जो मेट्रोज में या बिग सिटीज में है, उनके लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। या सो या निपुन, यू कैन टेक दिस वन। Yeah. So what are the ways of generation of IRN? This is the next question and a very big question. So ये totally depend करता है कि आप कितना डेटा जनरेट करते हैं, कितनी आपकी इनवॉइसेस होती हैं, आपको इनवॉइस कितनी देर में रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आपका रिटेल का B2B बिजनेस है, कि लाइक रिटेल आई मीन टू से कि आप मतलब ऑन द काउंटर डील करते हैं और आपको आप वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको क्या करना है। और मान लीजिए आपके इनवॉइसेस ही रोज के 5-10 होते हैं, तो उस केसेस में क्या करना है। सो बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। सो सबसे पहला ऑप्शन होता है लाइक मतलब जो ऑफलाइन टूल बेस्ड अप्रोच, जो एक एक्सेल बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे चीजें जो हैं वो टोटली मैनुअल है। आपको डेटा को ईआरपी से डाउनलोड करना, उस डेटा को चेक करना, उसमें कुछ अगर कमी पेशी है तो उसको पूरा करना, देन उस डेटा को अपलोड करना क्लियर टैक्स पोर्टल पे, और उसके बाद उसका जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है उसको क्लियर टैक्स से प्रिंट निकालना। द अदर इज डायरेक्ट ईआरपी इंटीग्रेशन, जो कि ईआरपी इंटीग्रेशन है कि लाइक आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको एक वो फीचर भी प्रोवाइड है, लेकिन वो फीचर जो है सिर्फ 500 करोड़ प्लस वाली कंपनीज के पास है। थर्ड इज इंटीग्रेशन थ्रू जीएसपी, यानी कि जीएसपी जस्ट लाइक क्लियर टैक्स, आप किसी जीएसपी के थ्रू अपना सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हो। और लाइक उस जो इंटीग्रेशन होगी उसमें होगा क्या कि जस्ट एक जीएसपी आपको फैसिलिटेट करेगा आपका डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंचाने में, वहां से उसका आयरन जनरेट करवाकर आपको डेटा वापस लाके देने में।
सो जो हमने ऊपर ब्रॉड पैरामीटर्स डिस्कस किए, एक ऑफलाइन टूल बेस्ड, दिस इज द गवर्नमेंट का डायरेक्ट टूल, देन डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो कि आप डायरेक्ट ईआरपी इंटीग्रेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और फिर इंटीग्रेशन थ्रू अ जीएसपी जस्ट लाइक अ क्लियर टैक्स। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीएसपी के साथ तो उसमें भी वी हैव मल्टीपल मोड्स। फर्स्ट इज ऑटोमेटेड अप्रोच और मैनुअल अप्रोच। अगेन ऑटोमेटेड में टू काइंड्स ऑफ अप्रोच आर देयर, वन इज एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन और एसएफटीपी बेस्ड इंटीग्रेशन। देन ऑन मैनुअल मोड दिस इज लाइक एक्सेल जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि आप अपना डेटा एक्सेल में डालिए या अपने ईआरपी से डाउनलोड कीजिए, उसको डेटा को चेक कीजिए, देन अपलोड कीजिए एंड देन गो फॉर ई-इनवॉइसिंग। और एपीआई और एसएफटीपी बेस्ड अप्रोच जो है, दीज आर द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। सो एपीआई बेस्ड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो आपकी बिल्कुल ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे काम करती है। आपने इनवॉइस अपने सिस्टम में जनरेट किया, आपने कमांड दिया एंड विद इन सेकेंड्स आपके पास ई इनवॉइस आ जाता है। SFTP based integration is also automated automation approach, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैग रहता है और हो सकता है फेलियर के केसेस में, एरर वाले केसेस में थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड या फिर कैंसिलेशन के केसेस में। So we have API based and SFTP based approach which are on the automation side, and then we have a manual approach which is just like a normal thing. But again, अगर आपका manual data upload है तो that is much more feasible for lower data volumes etc as compared to a higher volume of data where आपका आपको multiple users को काम करना पड़ेगा. So there will be further more styles such as mobile based. So direct entry and mobile based ये धीरे धीरे चीजें आ रही हैं जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन अभी जो एज ऑफ नाउ 500 करोड़ से ऊपर में मैं देखूं तो हमने मोस्टली इंटीग्रेशंस के थ्रू काम किया है क्योंकि उनका डेटा वॉल्यूम ज्यादा होता है. डेफिनेटली एक्सेल बेस्ड अप्रोच भी है, लेकिन दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एज कंपेयर टू इन लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन जनरल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रोहित. सो हाउ टू इनेबल ई-इनवॉइस जनरेशन, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है कि आपको कैसे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे कैसे आपको अपना क्रेडेंशियल जनरेट करने हैं, फिर आप कैसे एएसपी जीएसपी के थ्रू जाएंगे, वहां पे आपको ऑथ टोकन और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी. इसमें एक जो ब्लॉकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम ई बिल सिस्टम है, इसमें भी एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली ये चीज है कि आप जैसे अभी ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं वो नहीं जनरेट कर पाएंगे. एक क्वेरी भी आई है हमारे पास जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कि ई वे बिल क्या वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा. सो ई वे बिल एक सेपरेट प्रोविजन है अपने आप में और ई इनवॉइसिंग एक सेपरेट प्रोविजन है. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ई इनवॉइस रिक्वायर्ड है तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आपको बोल दे कि सिंस यू आर जनरेटिंग ई इनवॉइस, सो अब आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ई वे बिल जनरेट करने में, आप साथ के साथ ही डेटा भेज के उसका ई वे बिल भी जनरेट कर लीजिए. दो अभी ऐसा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी है नहीं, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये चीज आ सकती है. एनीथिंग आई मिस रोहित है? या सो वन मोर थिंग कि 15 दिसंबर मतलब 15 दिसंबर से जो ई इनवॉइस जनरेट करते हैं मतलब ई इनवॉइस पोर्टल पे, सो यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए दो पोर्टल है हमारे पास, एक है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और एक है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट. सो जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में है आप वहाँ पे टेस्टिंग एंड ऑल कर सकते हो, बट वो एक अलग वेबसाइट है. प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या लाइव एनवायरनमेंट में जिसको बोल सकता हूँ, वो एक अलग वेबसाइट है. सो अगर आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी अगर ई इनवॉइसेस जनरेट करके देखने हैं बिफोर 1st of January, देन आपको वो बहुत ध्यान देने की चीज है कि आपने अगर 15 दिसंबर से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट लाइव हो गया है, आप वहां पे जाके ई इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, बट जो भी ई इनवॉइसेस आप वहां पे जनरेट करेंगे वो रियल और लाइव ई इनवॉइसेस होंगे. आप वहां पे डमी डेटा सेंड करके ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते. अगर फॉर एग्जांपल 17 तारीख को आपने कोई इनवॉइस बनाया, वो इनवॉइस आप लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हो, यू कैन डू दैट. आपका वो लाइव ई इनवॉइस होगा, आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हो. बट आपने अगर कुछ डमी डेटा वहां पे डाला और आपने ई इनवॉइस उसका बना लिया, तो वो डमी डेटा आपके जीएसटी 1 में चला जाएगा और एक तरह से आपका सेल्स इनवॉइस बन जाएगा. तो वो आपके लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग है, यू नीड टू बी प्रिकॉशियस. तो वो एक आपको देखना है. प्लस जो भी वेबसाइट्स हैं ई इनवॉइस सैंडबॉक्स के लिए, टेस्टिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए, प्लस जो भी ई इनवॉइसेस जनरेट करने के लिए जो एपीआईज आपको चाहिए, तो सैंडबॉक्स के भी रिलेटेड डिटेल्स के वेबसाइट्स के लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं. You can refer those detail as well. Yeah, going to the next one.
बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ई इनवॉइसेज लाइव जाने के लिए। जैसे आपको अगर वो देखना है कि आपको आपके लिए ई इनवॉइसेज इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपके जीएसटीएन के लिए ई इनवॉइस इनेबलमेंट आप चेक कर सकते हो इस लिंक पे जाके। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो, या आपके जो भी सप्लायर्स हैं वो ई इनवॉइस जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आप जाके भी इस जीएसटी या इस वेबसाइट पे जीएसटी नंबर के थ्रू चेक कर सकते हो। प्लस कितनी एंटिटीज ऑल ओवर इंडिया में ऐसी हैं जो ऑलरेडी ई इनवॉइसेस जनरेट कर रही हैं ऑलरेडी, उसका एक वेबसाइट का लिंक गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर अगर आप गवर्नमेंट एक्सेल यूटिलिटी यूज कर सकते हो, विच आई पर्सनली नॉट लाइकिंग दैट, तो अगर आप वो ई इनवॉइसिंग यूटिलिटी आप अगर यूज करते हो, तो वो ई इनवॉइस यूटिलिटी डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है, ट्रायल उसका जो लिंक है वो हमने यहाँ पे दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन आपको एक लगेगा क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, उसका लिंक यहाँ पर है। ई इनवॉइस जो साइन ई इनवॉइसेज होगा उसका स्ट्रिंग आप वेरीफाई कर सकते हो इस लिंक से यूटिलिटी डाउनलोड करके। आपको एपीआई अगर आप डेवलपमेंट करते हो अपने ईआरपी के अंदर, आप आपके ईआरपी को और जो जीएसटी पोर्टल के बीच का जो कनेक्शन आप बिठाओगे या आईआरपी पोर्टल के बीच का जो कनेक्शन आप सेटअप करोगे, तो उसके लिए एपीआई डेवलपमेंट आप अगर करते हो, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट या मास्टर फाइल्स आपको लगेगी वो इस लिंक में आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने काफी सारे मास्टर कोड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मास्टर कोड्स भी आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आपको अगर देखना है तो ये डिटेल आप यहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। Now the main point is how ClearTax will be working over here. ClearTax का क्या रूल है यहाँ पे, बिकॉज आपका ईआरपी है, ईआरपी से डेटा आपको आईआरपी पोर्टल पे देना है, आईआरपी से जीएसटी पे चला जाएगा, बट ये ClearTax का रोल कहाँ पे आ रहा है बीच में, हम लोग क्यों इतनी बात कर रहे हैं बार बार ClearTax के लिए। तो आपका ईआरपी चाहे कोई भी हो, आपका डेटा हम लोग किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, और वो फॉर्मेट का जो डेटा है वो डेटा उठा के आपको ClearTax पोर्टल के आप अंदर शिफ्ट करोगे, और ClearTax पोर्टल से आपका वो डेटा आईआरपी पोर्टल पे जाएगा। आपका जो ईआरपी है, इस ईआरपी को और डायरेक्टली जो आईआरपी पोर्टल है, इसका कनेक्शन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते अगर आप 500 करोड़ से नीचे हैं। प्लस अगर आप 500 करोड़ के ऊपर भी हैं तो भी ये बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी अदर एड ऑन फीचर्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे आपको, जो आईआरपी पोर्टल से डायरेक्टली कनेक्टिविटी में आपको नहीं मिलेंगे। तो वो रीजन है। प्लस आपको डेटा फॉर्मेट भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भेजने के लिए, तो वो भी आपका आईआरपी ईआरपी है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको ईआरपी के अंदर कस्टम डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। तो वो सब चीजों से अगर आपको बचना है तो बीच में एक ClearTax का टूल बिठा दो। ClearTax का टूल आपका डेटा, आपका जो भी फॉर्मेट में आप दोगे वो फॉर्मेट में वो डेटा ले लेगा, जो आईआरपी का रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन वो डेटा आईआरपी पे चला जाएगा और आईआरएन नंबर जनरेट होके वापस से रिवर्स में ये डेटा वापस आपके ईआरपी तक आ सकता है। सो ये आपके लिए पूरा एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। अगर आपका ईआरपी है वो वापस से डेटा कैप्चर नहीं भी करता है तो भी कोई आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे भी आपको ClearTax मल्टीपल वेज में सपोर्ट करेगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या एड ऑन हम लोग ClearTax में दे पाएंगे। Yeah, Nipun, you can take this one. Yeah, firstly, like Rohit, I'd like to answer a question. So there's a question that if we take ClearTax tool, do we need to do all this process? Rohit, can we go back to the sites slide where the sites were captured and all those things were captured? This one? Previous one. 1 second. Yeah. So like these are all the links which you have to access and you have to go through for various getting those things, etc. But the question here is that if we take the ClearTax tool, do we need to do all this process? So as regards the process is concerned, we are there to take care of everything which is required to make you live for e-invoicing. This starts from various processes depending upon the option you choose. If you are going for integration, we are supporting you to integrate your ERP with the ClearTax so that your users doesn't need to be trained for anything, or they are not required to do anything at all. And if you are going through manual mode, so it starts from capturing all the fields which are required or training on all the fields which are required for generation of an invoice, and then making the people understand that what will they be required to do. Also, in addition to this, we are providing the hand-holding support, which is necessary for in the times of failure or in the tough times where the people are not able to troubleshoot the problems themselves and find a solution that why they are failing.
So we have a complete hand-holding support to like facilitate such kind of things. So you don't need to do all the processes, but yes, depending upon the type of formula or the method you choose for generation of invoice, your intervention will enhance or decrease accordingly. तो बेसिकली निपुण जो अभी एक्सप्लेन करे हैं उसका सिर्फ कंक्लूजन ये है कि आपको अपने ईआरपी से डेटा क्लियर टैक्स में लेके आना है। जो डेटा क्लियर टैक्स तक लाना है उसके लिए हम लोग डिफरेंट मोड यूज कर सकते हैं। आप चाहे नॉर्मल एक्सेल फाइल बना के आप क्लियर टैक्स में अपलोड कर सकते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं आपके एपीआई और क्लियर टैक्स के बीच में, और वो करके हम लोग आपका डेटा यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें चेक करनी है, डेटा वैलिडेट करना है, आईआरएन जनरेट करना है, कैंसिल करना है, या आईआरएन जनरेशन के लिए भी शेड्यूलिंग आपको करनी है कि आपको अभी जनरेट नहीं करना है, 2 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में आईआरएन नंबर जनरेट हो जाना चाहिए इनवॉइस के लिए। वो सारा काम आपके लिए क्लियर टैक्स करता है। प्लस आपके क्लियर टैक्स के अंदर ही आप इनवॉइसेस का प्रिंटिंग भी कर सकते हो और इनवॉइसेस को ईमेल भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स है जो हम लोग एक बार डिटेल में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। बट क्लियर टैक्स का रोल ये है बिकॉज आपका ईआरपी उतना केपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली आईआरएन नंबर आपको जनरेट करके देगा। तो हम लोग आपके ईआरपी से डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह का डेटा हो, सिर्फ रिक्वायर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो होना चाहिए। मतलब लाइक अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर ही मिसिंग है या आपके टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मिसिंग है अगर, तब तो वो डेटा को हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। कंप्लीट जो डेटा चाहिए, कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ नया डेटा अराइव कर सकते हैं, बट जो मेन डिफाइंड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपका होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन को आपको क्लियर टैक्स में अपलोड करना है और क्लियर टैक्स से आगे का काम आपके लिए होगा फिर। तो आपके लिए जो भी प्रोसेसेस हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, ये जो 2 स्लाइड्स में, 3 स्लाइड्स में हमने जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे बात की है, ये सारी प्रोसेसेस जो भी हैं, ये सारी प्रोसेस आपके क्लियर टैक्स में होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा क्लियर टैक्स में अपलोड करना है। यस, Yeah, so this is about all about our presence कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम किन किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत वास्ट नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं, एक बहुत मेजर चंक ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी अपने साथ एंगेज कर रखे हैं, who are working through clear tax seamlessly for like generation of IRNs, filing of returns, generation of e-bills, और हमारी प्रूवन कैपेबिलिटीज हैं, लाइक 600 प्लस कस्टमर्स हैं हमारे। सो टॉप 5 स्टेट्स यू कैन सी दैट ऑल द बिग बिजनेस स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, they are all with us, they are working, and we have presence across the country. We are not only facilitating through online modes, but हमारा स्टाफ हर लोकल लाइक आपका मेट्रोपॉलिटन्स में या लोकल सिटीज में अवेलेबल है, टू गाइड यू, टू हेल्प यू, to get to like help you to do the things in a smooth manner. So this is the highlight about our presence. Next slide, Rohit. Yeah. So कुछ बड़े ब्रांड्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मारिको है, आदित्य बिरला ग्रुप है, ताज ग्रुप है, गति एक्सप्रेस। सो गति एक्सप्रेस इज वन ऑफ द क्लाइंट जिसका लाइक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। 3M है, बहुत हाई वॉल्यूम पे है, क्लियर ट्रिप, फोर्टिस। तो ऑल दीज पीपल जो सभी हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और एक काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है हमारे साथ, टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि यस वी आर कैपेबल इनफ, वी आर डूइंग वेल, और हम लोग काफी हाई लेवल पे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं जीएसटी कंप्लायंस को इजी बनाने के लिए। तो बेसिकली आपका इंडस्ट्री कोई भी हो, आपके ट्रांजैक्शन किसी भी तरह के हो, दोज आर नॉट अ चैलेंज फॉर अस, बिकॉज सारी इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग काम कर रहे तो वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस। हम लोग खुद ऑलरेडी वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट, वी आर हैविंग एक्सपर्टाइज, प्लस क्लाइंट की तरफ से या अपने जो इंडस्ट्रीज की तरफ से उनसे भी फीडबैक मिलता है, तो हम लोग को वो भी पता चलता है कि किस इंडस्ट्रीज का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है और उनके हिसाब से क्या एडिशनल हमारे पास में और होना चाहिए। सो बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस स्लाइड इज कि इंडस्ट्री और द type of transaction or nature of business is not a challenge for clear tax. Yeah. So in continuation with जो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि क्लियर टैक्स का क्या मेजर रोल है या क्लियर टैक्स आपके लिए क्या नया लेके आ रहा है इन ई इनवॉइसिंग। सो जो हमारे पास में कुछ फीचर्स हैं, हम लोग एक बार उनको टच बेस करेंगे कि क्लियर टैक्स में आपको काफी सारे एरर वैलिडेशंस और स्मार्ट वैलिडेशंस मिलते हैं कि अगर आपका आपके ईआरपी में कोई कंट्रोल नहीं भी है, आपने रॉन्ग डेटा इंफॉर्मेशन कैप्चर किया, लाइक आपने गलत एचएसएन नंबर डाला हुआ है, आपके कस्टमर का जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो चुका है या वो इनएक्टिव है, या वो रॉन्ग जीएसटी नंबर है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रॉन्ग है,
या आपके किसी भी डेटा में अगर कुछ भी रॉन्ग रहेगा, कुछ भी इनएक्यूरेट रहेगा अगर, तो क्लियरटेक्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। क्लियरटेक्स आप जब डेटा अपलोड करोगे क्लियरटेक्स में, वहीं पे वो डेटा कैप्चर हो जाएगा, सो दैट कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आईआरपी तक नहीं जाए, और आपके आईआरपी में जो ई इनवॉइस जनरेट हो रहा है उसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं हो, आपका इनवॉइस एकदम प्रॉपर हो, ताकि हम लोग को कैंसिलेशन में या उसका रिवर्सल में वो सब मगजमारी में नहीं जाना है। एक ही बार डेटा देना है, बट वो डेटा ही एक्यूरेट देना है, ताकि एक ही बार में काम हो लेकिन खत्म हो जाए। ठीक है। बल्क अपलोडिंग का एक फैसिलिटी है, जो मेजर एक चैलेंज आपको आने वाला है आईआरपी के साथ में। आईआरपी एक बार में एक ही इनवॉइस का आईआरएन नंबर आपको सपोर्ट करेगा ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, बट क्लियर टैक्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक साथ में 1000 इनवॉइस भी सेलेक्ट करो और उनका आईआरएन नंबर एक बार में जनरेट आप करोगे तो भी आपके लिए वो जनरेशन होगा, मतलब वहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। आप डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट पोर्टल पर जाके करते हो तो आपको एक एक इनवॉइस 1000 बार करना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा चैलेंज है वहां पे। ई इनवॉइसिंग के ई इनवॉइस के साथ में काफी सारे एमआईएस एंड आर्किटेक्चरल एमआईएस रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, और आपको वो सब लगेगा कि आपको पता चले कि आपने कितने इनवॉइस के लिए इनवॉइस जनरेट किया है, कितने कैंसिल किए, कितनों में आपको एरर आया तो किस टाइप का एरर आया। तो वो सारी चीजें आपके लिए क्लियर टैक्स लेके आएगा, जहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सेम चीज हम लोग आपको नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं ई इनवॉइस जनरेशन, कैंसिल और इनबाउंड ई इनवॉइसेस के लिए। अब ये कि इनबाउंड ई इनवॉइसेस है बहुत बड़ा वास्ट एक टॉपिक में इसको बोल सकता हूँ, बिकॉज इनबाउंड ई इनवॉइसेस में क्या होगा कि कोई भी और पार्टी आपके लिए जब ई इनवॉइस जनरेट करेगा आपके नाम पे, तो वो भी आपको पता चलना चाहिए कि मुझे किस पर्सन ने मेरे नाम पे ई इनवॉइस जनरेट किया है, सो दैट उसका इनवॉइस जब मेरे पास में आएगा तब मुझे ऑलरेडी पता हो कि हाँ ये इनवॉइस मेरे पास आने वाला है, या ये इस पार्टी ने मेरे नाम पे ई इनवॉइस जनरेट किया है। या जो भी इनवॉइसेस मेरे पास में आए हैं, अगर उसके ऊपर आईआरएन नंबर क्यूआर कोड नहीं है, तो मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि वहां पे जनरेट हुआ या नहीं हुआ है। सो वो लेवल पे एक कंट्रोल भी चाहिए, वो भी आपको क्लियर टैक्स देगा, जो बाकी और गवर्नमेंट पोर्टल पे या कहीं और आपको नहीं मिलता है। एक्सेस यूजर मैनेजमेंट है, आपका आईआरपी पोर्टल का तो लॉगिन एक सिंगल रहने वाला है, एक ही सिंगल पोर्टल पे जाके आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे। अगर आपकी 4 अलग अलग ब्रांचेस है, चारों ब्रांचेस के जो भी सेल्स इनवॉइसेस बनते हैं वो अलग अलग बन रहे हैं और आपको उनको अलग अलग यूजर एक्सेस देना है, सो वो आप क्लियर टैक्स के थ्रू कर सकते हो, बट आईआरपी आपको वहां पे सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको क्लियर टैक्स में मिलेगा। और कोई भी ईआरपी हो विच इज नॉट ए चैलेंज फॉर अस, आपका कोई भी ईआरपी हो, कोई भी डेटा सिस्टम हो, कोई भी बिलिंग सिस्टम हो, सारे सिस्टम से हम लोग डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्लस जो एक डायनामिक क्यूआर कोड की हमने बात की थी अभी, डायनामिक क्यूआर कोड भी आप क्लियर टैक्स के थ्रू बना सकते हो, क्योंकि आपके ईआरपी के अंदर जनरली वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा कि आप वो डायनामिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइसेस पे प्रिंट कर पाओ। सो यू कैन यूज क्लियर टैक्स एज अ बिलिंग मॉड्यूल एज वेल, जहां से आपका B2C का डेटा क्लियर टैक्स में डालो, क्लियर टैक्स उसमें B2C क्यूआर कोड इनेबल करेगा, उसके अंदर डायनामिक क्यूआर कोड डाल देगा, एंड देन वहां से आप प्रिंट करके इनवॉइसेस अपने कस्टमर को भेज सकते हो। रही बात आपके इनवॉइस के फॉर्मेट की, तो इनवॉइस का फॉर्मेट भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, और कस्टमाइज फॉर्मेट आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें या आपके बिजनेस स्पेसिफिक चीजें आप उसमें ऐड करके अपने कस्टमर को इनवॉइसेस दे सकते हो। नेक्स्ट इज आपका जो रिकंसिलेशन की हमने बात की थी GSTR1 और ई इनवॉइस ई वे बिल के साथ में सेल्स रजिस्टर की, वो रिकंसिलेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, वो रिकंसिलेशन भी आप यही प्लेटफॉर्म पे कर पाओगे। प्रिंट टेम्पलेट की ऑलरेडी हमने बात कर ली, अभी इनबाउंड इनवॉइसेस आ जाएंगे आपके। GSTR 2A जो रहेगा आपका GSTR 2A प्लस इनबाउंड इनवॉइसेस, उनका भी रिकंसिलेशन हो पाएगा। इनबाउंड इनवॉइसेस वर्सेस परचेज रजिस्टर का भी रिकंसिलेशन आप यहाँ से कर पाओगे, और आपको काफी सारे रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे इन दैट टूल ओनली। एक सिंगल जगह पे आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है, और आपको जो आपका ई इनवॉइस जनरेशन प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी इनेबल करने वाले हैं, जहां से आपने ई इनवॉइस अगर आप जनरेट कर सकते हो, आप ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हो, या जो ई इनवॉइसेस जनरेटेड हैं आप उनका स्टेटस और डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, जो आपके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी वेरी हेल्पफुल। बिकॉज अगर कोई CFO लेवल का पर्सन या मैनेजर लेवल का पर्सन है, वो जाके ई इनवॉइस पोर्टल ओपन कर करके चेक नहीं करेगा कि मेरे कितने इनवॉइसेस बन गए या कितने इनवॉइस कैंसिल हो गए या किसने मेरे नाम पे बना दिया। उसको डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेगा, वहीं पर डैशबोर्ड पे उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, जो एक हमारा जो डेस्कटॉप व्यू है उसी का एक समराइज व्यू आपको मोबाइल व्यू में मिलने वाला है। So Nipun, you can take this. This is how ClearTax will be able to help to you. ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ClearTax में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपका वैलिडेशन चेक हम लोग कर सकते हैं, जनरेशन, कैंसिलेशन, ईमेल, प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, आपका
ई इनवॉइस बन गया, ई इनवॉइस बन के वो इनवॉइस का कॉपी आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को ईमेल भी कर सकते हो क्लियर टैक्स पोर्टल के थ्रू ही। सो वो भी आपको एक एड ऑन फैसिलिटी देगा। और भी काफी सारे फैसिलिटीज और काफी सारे फीचर्स वहां पर है। आपको अगर डिटेल में उनके बारे में और जानना है या उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना है या और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो यू कैन गेट इन टच विद आवर कंसर्न टीम। टैली इंटीग्रेशन एक मेजर हमारे लिए एक टॉपिक बनता है बात करने के लिए, बिकॉज जनरली ये जो 100 से 500 करोड़ का जो ब्रैकेट है इसमें ज्यादातर एंटिटीज टैली यूज करते हैं, या फिर जो अभी अपना ज्वेलरी और जेम्स प्रमोशन काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं, ये जो बिजनेस सेगमेंट है, ये बिजनेस सेगमेंट में भी मेजर लोग टैली पे ही डिपेंडेंट है एज ए ERP, बिकॉज उनके लिए अकाउंटिंग बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। सो ऑन दैट एस्पेक्ट हाउ क्लियर टैक्स कैन वर्क विद टैली, ये हम लोग यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं कि अगर आप टैली के अंदर ही ई इनवॉइस इनेबल करवाना चाहते हो वाया API ऑफ क्लियर टैक्स, वो भी हम लोग कर सकते हैं, जहां से आपको टैली के अंदर ही आप IRN नंबर, QR कोड, ई-वे बिल, कैंसिलेशन और जनरेशन सब कुछ आप वहीं पे कर पाओगे। आपको क्लियर टैक्स के पोर्टल पे या गवर्नमेंट पोर्टल पे जाने का जरूरत नहीं है। आप वहीं पे इनवॉइस बनाओ, उस इनवॉइस को सेलेक्ट करो, वहीं से IRN नंबर जनरेट कर लो, वहीं से ई-वे बिल जनरेट कर लो और वहीं से प्रिंटिंग कर लो। तो आपके टैली के अंदर ही हम लोग ये सारा फैसिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं वाया आवर APIs। हम लोग इसका एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फैसिलिटी कैसे होगा, और अगर ये होता है तो इसका व्यू कैसा रहेगा। या जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ओपनिंग दैट वीडियो। Yeah, meanwhile, Rohit, you open that video. So we have a question that we generally make invoice with packing list. So we just need to upload our invoice through e-invoice, right? We don't need to input any packing list details. So sir, like आपका e-invoice में आपका सिर्फ वही डिटेल रहेगा जो आपको इनवॉइस में एक नॉर्मली देना होता है, और पैकिंग लिस्ट आप अलग से एज अ एनेक्जर अटैच कर सकते हो। पैकिंग लिस्ट का कोई भी डेटा आप गवर्नमेंट पोर्टल पे साथ में नहीं भेजेंगे। सो एनी डाउट ऑन दिस, यू कैन जस्ट पुट अनदर क्वेश्चन। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप पैकिंग लिस्ट को वहां पे गवर्नमेंट को साथ में नहीं भेजना है, सिर्फ इनवॉइस का डेटा आपका ई इनवॉइसिंग में जाएगा। रोहित, यू कैन स्टार्ट विद इट। थैंक यू निपुण। मेरा स्क्रीन दिख रहा है वीडियो के लिए? दिख रहा है आपका। ओके। In actual data, this is my tally data where I have opened my, so let निपुण आवाज आ रही है? जस्ट एक बार कंफर्म कर हाँ हाँ रोहित, वीडियो की आवाज भी आ रही है? ठीक है, जस्ट understand. Here I have one add-on, as you can see. Under production features, I have added my TCP in my path. Once I add my add-on, you can see the feature of e-invoicing menu on your tally screen. So let us pass one sales entry and let us understand how it will happen. So as we can see, this is my sales invoice voucher where I have taken a sales invoice number and this is my sales bill date. So let us try to pass an sales entry. Here I'll come and here I will select a party. Before selecting party, ensure that whatever required information you have to fill in tally, you have filled like regular registration type and his registration number, whatever required detail you have to fill for tally, you have to fill. Then I'll just pass enter. You can verify your detail from this window. Once you verify, I'll select my stock item. Here I will select a laptop which I am going to sell to this party. So let us understand, before taking a laptop, make necessary required statutory information add to this information. So let us understand, here I have given the HSN code and the tax rated which is required for the entry. Let's pass this entry now. Here I have selected my laptop and I will put my quantity. I am selling 5 quantities and my rate is 50,000. So my total bill amount without GST is 2,50,000. Once I enter, I will select my ledger of sales and I will enter. Tally will confirm the detail that this bill is sales taxable. And here I will select the taxes, that is CGST and SGST. So it will come automatically because I have made necessary settings in Tally. So once I enter, you can even use this option and here you can see e-invoicing detail. Once I enter on this, you can see nothing has over there, nothing is printed over there, nothing is available there. So once I pass this entry, I'll show you how to generate an e-invoice.
So you can see I accepted this entry. Now I'll come to the e-invoicing menu. Under e-invoicing, I'll be having an option generate e-invoice. Like if I enter on generate e-invoice, I will be able to see all the invoices which I have made on the same date. So you can see this is my invoice. You can verify 2,50,000 plus GST. So I will generate invoice for this bill. You just have to select this bill, and here we will be getting one option generate e-invoice. Let's click on this option. Once we click on this option, it will process and go to the ClearText site, and here a message will come uploaded at ClearText successfully. So whatever information of IRN government has given in a sandbox protocol, that we will be getting in a Tally itself. So whatever information updated, you will get a message. Press enter, the bill will go from here, and you will be getting information in sales information. So now at sales GST, you can enter and you can verify your bill. My bill was of August month, and this is my bill. You can see I'll just enter on this bill, and I will come to the e-invoicing detail. Once I press yes, and you can see all the e-invoice related IR number and all information will get generated. You can also verify this invoice, or it will get printed on your invoice also. Here I will print my invoice by clicking Alt P. Now you can see your bill have the IRN information as well as QR code. You can scan this QR code and get your information. So this is how we can generate an IRN number and e-invoicing from Tally itself. If we want to cancel the invoice, we'll come to the cancel e-invoice option, and we just have to select the bill which we want to cancel, and here we will be having an option of cancel e-invoice. Just press cancel e-invoices, and you can put your comment on the comment box, and once you comment, you can enter and use accept button. So the bill will get cancelled automatically, and it will get updated on ClearText portal, and you can see this bill will get cancelled. So thanks for watching. This is how we can maintain a e-invoicing option. Once we click on uploaded at here verify 2 lakh. If I enter on ये जो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरेट ई इनवॉइस एंड कैंसिल ई इनवॉइस. निपुण, कैन यू हियर मी? या. सो ये जो दो ऑप्शन है, अभी इनके साथ में हम लोग ई-वे बिल का ऑप्शन भी इनेबल कर चुके हैं, वेयर आपको ई-वे बिल जनरेट और ई-वे बिल कैंसिल का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. सो आपके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना हो या ई-वे बिल, और दोनों अगर कैंसिल करने हो तो भी एक सिंगल ऑप्शन आपको यहीं से मिलेगा. यहीं पे प्रिंटिंग, दोनों चीजों के प्रिंटिंग का फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया गया है. सो अगर आप टैली यूज कर रहे हैं, सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. आपको टैली में ई इनवॉइस करने के लिए, ई इनवॉइस इनेबल करने के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आपका ये पूरा ई इनवॉइस जनरेशन हो जाएगा. या जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. रोहित जी, कोई क्वेश्चंस है क्वेश्चन Q&A में, तो आप देख लें और उसका आंसर हम चाहेंगे. यस यस सर, श्योर. वन सेकेंड. एक्चुअली मेरा स्क्रीन दिख रहा है निपुण? हाँ रोहित, मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ. क्वेश्चंस कोई भी अनआंसर्ड नहीं है रोहित. क्वेश्चंस तो आंसर कर दिया हमने साथ के साथ. यस, वन सेकेंड. मेरा आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा फ्रीज हो गया है. मुझे अभी दिख रहा था, अभी दिखना बंद हो गया रोहित. वन सेकेंड. निपुण जी, मेरा रिक्वेस्ट ये था कि जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप यहाँ पे स्पीकर पे बोलेंगे तो जो लोगों ने पढ़ा नहीं है. राइट सर, राइट. मैं आपकी समझा मिथिलेश जी, मैं समझ गया. तो एक क्वेश्चन था जो 2 बार आया है कि क्रेडिट नोट, मान लीजिए आपका इनवॉइस जो है वो 1 जनवरी से पहले का है और क्रेडिट नोट जो है वो 1 जनवरी के बाद का है. तो इन टिपिकल केसेस में क्या ई इनवॉइसिंग होगा या नहीं होगा क्रेडिट नोट का? तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो B2B डॉक्यूमेंट है और जिसकी डेट जो है वो 1 जनवरी के बाद की है, तो आपको ई इनवॉइस करना ही पड़ेगा. और ऑन द अदर साइड, मान लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए 1 जनवरी से पहले का है, लेकिन आप कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं 1 जनवरी के बाद, तो उस केसेस में आपको ई इनवॉइस नहीं करना. ओके. इसमें एक क्वेश्चन और है, ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर ब्रांच ट्रांसफर.
Rohit, would you like to take it up? या सो अगर आप ई इनवॉइस आपका अगर कोई भी ब्रांच ट्रांसफर अगर है, सो ब्रांच ट्रांसफर में अभी दो केसेस हैं कि आपका ब्रांच ट्रांसफर सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है। अगर आपका ब्रांच ट्रांसफर सेम स्टेट में होता है, दैट मीन सेम जीएसटीएन के लिए आप ब्रांच ट्रांसफर करोगे, मतलब आपका दोनों ब्रांचेस का जीएसटी नंबर सेम होगा। अगर वैसा कोई केस है तो आपको ई इनवॉइस बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका कोई लीगल ट्रांजेक्शन नहीं है या टैक्सेबल ट्रांजेक्शन नहीं है, आई कैन से। बट अगर आप दूसरे स्टेट की किसी ब्रांच को, अपनी ही दूसरे स्टेट में जो ब्रांच है, अगर आप उसको ई इनवॉइसेस ट्रांसफर कर रहे हैं, या सॉरी उसको उसमें अगर मटेरियल आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका एक B2B ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप अपने GSTR1 में उसको B2B टेबल के अंदर दिखाओगे। तो एक हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना सकते हैं कि आप अपने GSTR1 की B2B टेबल में, क्रेडिट डेबिट नोट टेबल में या एक्सपोर्ट टेबल में, ये जो 3 टेबल है, इन 3 टेबल्स में जो भी ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए आपको ई इनवॉइस बनाना है। जो भी ट्रांजेक्शन ये 3 टेबल में नहीं आ रहा, उसके लिए आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ये बना सकते हैं, ठीक है। सो निपुण, कैन यू टेक द FAQs प्लीज? So, let's start with the first one. Will e-way bill get cancelled automatically when IRN or the e-invoice gets cancelled? So, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपको ई-इनवॉइस कैंसिल करना है और आपने ई-वे बिल जनरेट कर दिया है, तो आपको पहले ई-वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आप ई-इनवॉइस कैंसिल करेंगे। तो अगर ई-वे, जब तक आप ई-वे बिल को कैंसिल नहीं करेंगे, आपको ई-इनवॉइस कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। सो प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा, अगर मैं पूरा प्रोसेस को बाइफरकेट कर दूं, पहले आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे, उस ई इनवॉइस के बेस पे आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, पहले आप ई वे बिल कैंसिल करेंगे, उसके बेसिस पे फिर आप ई इनवॉइस कैंसिल करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच यू हैव टू फॉलो। Second question, should I generate e-invoice for goods sent to CKD SKD? That is completely semi knockdown. So yes, अगर आपका जो CKD SKD, उसमें मूवमेंट एक अलग चीज हो जाती है। जो आपका इनवॉइस है वो तो आपको ई इनवॉइस करना ही पड़ेगा। अगर आप CKD SKD के केसेस में डिलीवरी चालान पे गुड्स भेज रहे हैं, तो डिलीवरी चालान जो है उसका ई इनवॉइस नहीं होगा, और आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि डिलीवरी चालान के बेसिस पे आप ई वे बिल बनाइए और उससे गुड्स भेजिए, और ई इनवॉइस करके विदाउट एनी ई वे बिल आप गुड्स को भेज सकते हैं। सो इसमें प्रोसेस थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, बट ई इनवॉइस इज मैंडेटरी। If banks engage in non-banking activities, should the e-invoice be generated for such non-banking activities? So no, the exemption is provided to the entity and not to the transaction specifically. So thus, banking companies को e-invoice applicable नहीं होगा. I don't think since we are dealing with gems and jewelries है, so banking के यहाँ पे clients होंगे कुछ भी. बैंकिंग क्लाइंट्स नहीं है निपुण, बैंकिंग हमारे डायरेक्टली क्लाइंट्स नहीं होंगे, लेकिन बैंक जो जेम्स एंड ज्वेलरी के जो मेंबर्स है, उनके पास बैंक से इनवॉइस आएगा। हाँ, राइट। दैट टाइम दे नीड टू चेक कि जो बैंक का इनवॉइस है वो ई इनवॉइस है, प्रॉपर है या नहीं है। बैंक को स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है कि अगर वो कोई नॉन बैंक है, अगर आपने किसी बैंक से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या कोई अदर सर्विस आपने लिया अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो भी वो आपको ई इनवॉइस नहीं देंगे। राइट। So then the next question is about rounding off. So rounding off, आपको invoice level पे data जो है आपको without any rounding off दिखाना है item level पे। Invoice level पे आप last में rounding off कर सकते हैं just to recover the amount from the customer. So yeah, next question is what would be the quickest and most efficient mode of IRN generation? So quickest and efficient और most efficient way तो वही होगा जहाँ पे data real time travel करे, आपको मैन्युअली कुछ करने का जरूरत नहीं पड़े, एक सिंगल क्लिक में करूं और मेरा IRN नंबर जनरेट हो जाए, QR कोड जनरेट हो जाए, डेटा का ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो, मुझे कुछ मैन्युअली करना ना पड़े। तो उस केस में API इंटीग्रेशन जो है वो एक सबसे फास्ट एंड क्विकेस्ट वे है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना है और ई इनवॉइस जनरेट बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट, इन योर ERP ओनली। सो दैट इज API, ठीक है। कैन द डिटेल्स बी अमेंडेड फॉर एन इनवॉइस फॉर व्हिच IRN हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड? अगर आपने कोई IRN नंबर एक बार ऑलरेडी जनरेट कर दिया है तो उसके लिए आप उसका इंफॉर्मेशन अंदर चेंज कर सकते हो या नहीं? आंसर इज नो। आप उसके अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार IRN नंबर बना दिया तो विद इन 24 आवर्स आप वो IRN को या वो ई इनवॉइस को आप कैंसिल कर सकते हो,
और कैंसिल करके नया इनवॉइस एंड ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। बट अगर कैंसिल आप करते हो जो पुराना आपने इनवॉइस नंबर यूज किया था वो सेम नंबर आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, ताकि एक इनवॉइस की एक सिंगल आइडेंटिटी होगी, एक इनवॉइस नंबर पूरे साल में दोबारा डुप्लीकेट नहीं होगा या दोबारा रिपीट नहीं होगा। When will be the mobile app for IRN generation will be launched? So IRN generation के लिए जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। सो वहां पे आपको IRN जो जनरेट करना है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन मिलेगा। फर्दर फ्रॉम ClearTax एंड ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एप्लीकेशन एंड मे बी इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी वो एप्लीकेशन आपके लिए लाइव हो जाएगा। बट टूल ऑलरेडी अवेलेबल है जहां से आप डेटा अपलोड करके IRN नंबर जनरेट और कैंसिल वो सब आप टूल के ऊपर कर सकते हो। So whether printing of IRN and QR code on the invoice is mandatory? So yes, printing of QR code is totally mandatory. However, IRN is not compulsory. So आपको QR code तो डालना ही है। IRN actually क्या है कि QR code में IRN already embedded है। So it is totally up to the choice of the taxpayer whether they want to like code the IRN or not. How can I know that a supplier is supposed to issue a e-invoice? So you can just go on this link which is provided by the government and you can look for the GSTNs where the government has provided all the list of the suppliers who are required to generate the invoice. In addition to this, to safeguard yourself, you can have a declaration from your supplier that if he is not providing a invoice, so he can give a declaration that my turnover has not reached the threshold which is required to generate the invoice as of now. So going forward धीरे-धीरे टेंशन धीरे-धीरे reduce हो जाएगी as and when threshold खत्म होती है, but yes, as of now tension is there, so you can use the option which is favorable to you. So will there be any relaxations to obtain IRN in case of issues with internet connectivity? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ इसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। So just like अभी e-waybill में होता है, thankfully like ज्वेलरी इंडस्ट्री अभी e-waybill से आउट है। So like अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जाती है तो आपका बिजनेस हॉल्ट पे आ जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपका इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बंद हो गई तो गवर्नमेंट GSTR 1 का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करता है, GSTR 3 भी एक्सटेंड नहीं करता है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो वो आपका इशू है, गवर्नमेंट का इशू नहीं है। गवर्नमेंट का इशू नहीं है। So can both the e-invoice and e-bill be generated at a time? Yes, they can be generated. आप सारा डेटा डाल के इकट्ठा भेजिए, आपका e-invoice e-bill साथ-साथ जनरेट होके आएगा। Yes. एक अभी जो एक क्वेश्चन हम लोग इंटरनली डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका इनवॉइस का डेट 31 दिसंबर है और उसका IRN आप 23 जैन को या नेक्स्ट मंथ में आप IRN जनरेट करते हैं, सो उसका डेटा कौन से रिटर्न पीरियड में जाएगा ऑटो पॉपुलेट होकर, जो जीएसटी रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। सो वो जिस मंथ में आपका IRN जनरेट हो रहा है वो मंथ के GSTR 1 में वो डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, ना कि जिस मंथ का वो इनवॉइस है। सो अगेन यहाँ पे हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज अगेन बनता है कि मंथ एंड पे जो भी इनवॉइसेस रेज करे हैं आपने, उनका ई इनवॉइस भी सेम मंथ में अगर बन जाएगा देन इट इज अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट मंथ में आप अगर ई इनवॉइस उसका बना रहे हो या फर्स्ट या सेकंड डे पे आप बना रहे हो, देन वो उसका जो GSTR 1 के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। आपको करंट मंथ के GSTR 1 में वो डेटा मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में से वो डेटा मैन्युअली एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो ये अगेन आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बनता है जहां पे इनवॉइस 500 से ज्यादा है आपके किसी एक टेबल के अंदर। नेक्स्ट इज डायनामिक QR कोड नीड्स टू बी प्रिंटेड ऑन द इनवॉइसेस। तो B2C QR कोड के लिए B2C इनवॉइसेस के लिए डायनामिक QR कोड प्रिंट करना कंपलसरी है, बट प्रिंटिंग के ऑल्टरनेट्स उन्होंने दिए हैं कि आप अगर वो किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू भी अगर आप उसको अवेलेबल करा देते हो तो आप अगर प्रिंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट वो कस्टमर स्पेसिफिक रहेगा, नॉट जनरल QR कोड। Dynamic QR code is required to be generated in case of B2C transaction if payment is done in cash or if the payment is done in advance, और बेसिकली अगर वो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा UPI से पेमेंट आएगा तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट B2C QR कोड प्रिंट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपका इनवॉइस नॉर्मली कब जनरेट होगा, जब आप पहले पेमेंट कर दोगे। आप जैसे पेमेंट करोगे उसके बाद आपका इनवॉइस जनरेट होगा। तो QR कोड का ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है बिकॉज वहां पे तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, UPI पेमेंट का तो कोई स्कोप नहीं बचता है, बट स्टिल B2C QR कोड का प्रिंटिंग कंपलसरी है फॉर इफ यू आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड एंड फॉर द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एज B2C।
if IRN is generated for December 20 invoices after 11 Jan, how would these invoices be flowing from IRP to GSTN under status auto populated failed? That is something that still not happening. We need to check कि whether it will happen in the same way or not, कि ये auto populate fail होगा नहीं होगा या next month में होगा. Probably as per the last communication from the government कि वो next month में transfer होगा, तो वो हम लोगों के लिए एक बड़ा challenge यहाँ पे बनने वाला है. So any questions or any queries or any clarification required from your end? आपको जो भी doubt है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं. We will try to resolve as many as questions whatever you ask. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के कोई डाउट्स है तो रोहित जी और अरोरा सर से डेफिनेटली पूछें, चैट बॉक्स में डालें या फिर लाइक यू कैन आस्क अस आल्सो थ्रू ईमेल. वी कैन डायरेक्ट यू टू रोहित जी एंड अंकित जी. तो ये इनकी ईमेल आईडी है एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. तो in case if there are any, Rohit ji, you can also check. There is one more question where I can see e-invoice mandatory for branch transfer. ये मैडम ऑलरेडी आंसर कर दिया हमने. Answer ब्रांच कर दिया, ट्रांसफर हाँ. अगर आपका डिफरेंट स्टेट में है और दोनों ब्रांच का जीएसटी नंबर अगर डिफरेंट है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो इन केस हमारे पास भी कोई क्वेरीज आते हैं तो हम आपको डायरेक्ट करते हैं. मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दिया है. सो अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है या कोई यहाँ पे पूछ नहीं पा रहा है, किसी भी रीजन से अगर पर्सनल उनको बात करके भी और डिटेल में समझना है, देन आल्सो ही कैन email her their queries to us and even they can call us for the assistance as well. Sure. I'll direct the queries to you as and when we receive any queries regarding e-invoicing. And सभी से रिक्वेस्ट है कि 23rd को यही सेशन वापस से हम करेंगे 3:30 को. तो इन केस किसी ने मिस किया है तो प्लीज ज्वाइन करें. एंड वी थैंक ऑल ऑफ यू. पांडे जी, ऑन टू यू. रोहित जी, निपुण जी, काफी अच्छा रहा आपका ये हमारी ऑडियंस को जो आपने प्रेजेंटेशन दिया. थैंक यू ऑडियंस, हमारे मेंबर्स. हम चाहेंगे कि इस चीज को पूरी तरह से आप समझ सकें और इस जो बेनिफिट्स डीजीपीसी ने इनके थ्रू, क्लियर टैक्स के थ्रू हमारे मेंबर्स के लिए उपलब्ध कराया है, उसका बेनिफिट्स आप तक पहुंचे. तो आप डायरेक्टली इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. और जैसा कि हमारी कलीग मृणाली ने आपको बताया, हम दोबारा इसका सेशन फिर से करेंगे क्योंकि काफी लोगों के रिक्वेस्ट हमारे पास में आए हैं. तो जब तक जो 1 जनवरी की जो डेट है उसके पहले जब भी हमें पॉसिबल मिलेगा और संभावनाएं बनेगी, क्योंकि हमारे वेबिनार्स के स्लॉट्स जो है अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सब मेंबर से कनेक्ट हो. और अब एक बार हम फिर से सबको धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, so much, Mithili. Rohit ji. Thank you so much. Thank you Michili ji, thank you Mrinali madam, thank you panel, all the audience as well. Thank you so much. Thank you everyone for the patient hearing. Thank you, Mithili ji. Thank you, madam. It was nice. आपको कुछ भी और डिटेल में क्लैरिटी चाहिए या कुछ भी और क्लियर टैक्स के बारे में समझना है या हमारे ऑफरिंग्स के बारे में थोड़ा अगर 1-to-1 आपको डिस्कशन करना है, सो यू कैन गेट इन टच विद अस. आप बिंदास आपको कॉल कर सकते हैं. ओके, बाय. थैंक यू. Thank you everyone.